नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर्स डे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डॉक्टर का एक रोल एजुकेटर का भी होता है, इसलिए आज आपके सामने मैं डॉक्टर एस रंजन, हमारे साथ डॉक्टर रीना तोमर, नमस्ते। एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर संदीप भसीन, सर्जन, केयरवेल मेडिकल सेंटर के नाम से इनका नर्सिंग होम है कालका जिम, दिल्ली में। आज आपके सामने हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं समझने के लिए हेल्थ, मेडिटेशन, डाइट, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, कर्मा, इन अलग अलग आयाम पर। तो आज का पहला सवाल हम लेते हैं, स्वास्थ्य क्या है? जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाते हैं। डिसीज रोग होता है, लेकिन स्वास्थ्य क्या है? पहले मैं रीना मैम से जानना चाहूंगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजन। जैसे कि हम समझते हैं कि स्वास्थ्य मतलब एक डॉक्टर होने के नाते या फिर जो हमारी आम जनता है उनके हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारा शरीर सुचारू रूप से चले। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य को हम एक नई डायमेंशन से देख सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि स्वास्थ्य माना जब हमारे विचार, हमारी श्वास और हमारा शरीर तीनों के बीच में एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो। आई थिंक उसको मैं स्वास्थ्य समझती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। डॉक्टर संदीप, हाउ यू विल डिफाइन हेल्थ? अगर हम देखते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो फिज़िकल बॉडी को कंसिडर करता है, यानी हमारा शरीर जो है स्थूल शरीर। लेकिन अगर हम देखें तो स्थूल शरीर एक हिस्सा है, इसके पीछे हमारा मन है, हमारे विचार हैं, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है। हम देखते हैं आज के समय में जैसे अधिकांश लोग हैं फिज़िकली फिट भी हैं, तो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो सब कुछ होते हुए भी कोई, आप उनके ब्लड टेस्ट करिए, इन्वेस्टिगेशंस करिए, तो उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेंटली दे आर सो डिस्टर्ब्ड कि रात को सो नहीं पाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स में हैं, तो हम उनको हेल्दी नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिज़िकली फिट हैं, आपका स्थूल शरीर बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम आपको स्वस्थ नहीं बोल सकते ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, मतलब एंग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ज़िंदगी में बिल्कुल कामयाब लोग हैं, पूरे सक्सेसफुल हैं, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप उनको हर एंगल से देखिए, सब कुछ है उनके पास। और ऐसे लोग बहुत बार अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैक्यूम फील कर रहे हैं, और वैक्यूम इसलिए है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको सब कुछ मिल चुका है ज़िंदगी में, जो हम जिसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं लाइफ का, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जिस चीज़ को भी हम बहुत बड़ा मानते हैं ज़िंदगी का सक्सेस, वो अचीव कर चुके हैं। उनको लगता है सब मिल गया, अब ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अंदर, और वो वैक्यूम ये उनको करता है कि ज़िंदगी क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। तो वो खोज जो है, वो जो एक इनर क्वेस्ट है, जिसको मैं स्पिरिचुअल क्वेस्ट बोलता हूँ, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो भी आदमी के अंदर एक खालीपन महसूस होता है उसको। तो जब तक उसके तीनों डायमेंशंस को हम पूरा ना कर दें, फिजिकल डायमेंशन, उसका मेंटल डायमेंशन और उसका एक डीप स्पिरिचुअल डायमेंशन, इन तीनों पे अगर वो एक अच्छे लेवल पे नहीं आता है तो उसको हम हेल्थ नहीं बोल सकते। और ये हमारे सामने आज आ रहा है कि हेल्थ को अगर हम एक ही चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं बॉडी के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि कितने यंग एक्टर्स आपके सामने रिसेंट ईयर्स में सुसाइड कमिट कर रहे हैं, यंगस्टर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं, फिजिकली हेल्दी, फिजिकली गुड लुकिंग, दे आर रीचिंग दिस देयर सक्सेस, एंड वेल नोन सेलिब्रिटीज़ आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, हेल्थ मीन्स ओवरऑल फिटनेस ऑन मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। जब तक हम तीन आयामों को नहीं देखते हैं, उनको एक संतुलन में नहीं लाते हैं, तब तक स्वास्थ्य का
एक सुचारू एक स्वास्थ्य का, एक बैलेंस्ड हेल्थ का मतलब नहीं आता है. सो वी नीड टू लुक हेल्थ फ्रॉम ऑल डायमेंशंस. थैंक यू. आपने बहुत अच्छा बोला संदीप सर. इडियोपैथिक, हम तो मेडिकल में जब डिजीज़ के कॉज पढ़ते हैं और जब कॉज समझ में नहीं आता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ये इडियोपैथिक रीज़न आर देयर. लेकिन जब अगर हम उपनिषदों पे जाएं तो कुछ तो आयाम, हमारे कई आयाम हैं. प्राण ऊर्जा का तल, मन का तल, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. जिसको इडियोपैथिक कहा जा रहा है उसके पीछे कुछ तो है जो अभी हम समझ नहीं पाए हैं या अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं. इसीलिए मुझको लगता है कि ये जो WHO का डिफिनीसन है इससे ज़्यादा एक्सपेंडेड मीनिंग आनी चाहिए, जो कि भगवत गीता में आ जाता है, सम दुख स्वस्थ. स्वस्थ जो स्वयं में स्थित है. तो इस पर हमारा फोकस जाए तो हेल्थ हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. स्वास्थ्य को जीवन में लाने के लिए या बीमारी को हील करने के लिए मेडिटेशन का क्या महत्व है? क्या मेडिटेशन से हम बेहतर हेल्थ पाते हैं? जी बिल्कुल सही. मेडिटेशन से हम एक कंप्लीट हेल्थ पा सकते हैं. जैसे अभी आप सबने सुना कि हेल्थ माना कि हमारा फिजिकल लेवल ठीक रहे, मेंटल लेवल ठीक रहे, स्पिरिचुअल लेवल ठीक रहे और सोशल लेवल भी. तो मेडिटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि मेडिटेशन सबसे पहले हमें एक विवेक देता है, एक समझ देता है. और ख़ासकर अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों को दूर करना, उसकी हीलिंग करना, उसका पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस और उसकी समझ. तो मेडिटेशन हमें माइंडफुल बनाता है. मेडिटेशन हमें प्रेजेंट में रहने की करेज देता है. बीमारी को एक्सेप्ट करने की करेज देता है. और एक्सेप्टेंस का जो नेक्स्ट लेवल है वो है हीलिंग, जिसमें मेडिटेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है. जैसे कि आप सब ने सुना होगा कितनी सारी रिसर्च हो चुकी हैं, जहाँ पे फिजिकल लेवल पे तो रिसर्च चल ही रही हैं, लेकिन जो अपकमिंग है वो कि हमारे मन की रिसर्च, हमारे विचारों की रिसर्च. विचारों का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी हीलिंग से. मैं जो भी विचार क्रिएट करूं उसको मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती हूं. अगर किसी को एक बीमारी है और उस व्यक्ति को उस बीमारी से दूर होना है तो उसको सिर्फ एक विचार क्रिएट करना होगा कि मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ या फिर मैं हीलिंग मेरी हो रही है. तो जैसे ही हम एक विचार क्रिएट करेंगे, एक महान विचार, एक हीलिंग थॉट क्रिएट करेंगे, हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं. और यहाँ पर मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेडिटेशन हमें सिखाता है, समझ देता है, विजडम देता है कि हम ये हीलिंग वाले थॉट्स को क्रिएट कैसे करें. और एक और चीज़, मेडिटेशन हमारे जीवन में क्रिएटिविटी लेकर आता है. राइट. क्योंकि हम मेडिकल, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं, हमने पढ़ाई की है, वो तो हमारी एक लिमिटेड पढ़ाई थी, लेकिन ऑन गोइंग लर्निंग और क्रिएटिविटी, उसमें मेडिटेशन का बहुत बहुत रोल है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जी. और मेडिटेशन एक स्क्रिप्टेड नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट. जैसे जैसे परिस्थिति आएंगी, जैसे जैसे बीमारियां आती हैं या जैसे जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, उसको हील करने के लिए हम उसी हिसाब से एक कस्टमाइज्ड थॉट का क्रिएशन कर सकते हैं. तो मेडिटेशन को नटशेल में अगर कहें हीलिंग के लिए डॉक्टर रंजन, इट मीन्स कि हम उस वक्त उस परिस्थिति के लिए, उस बीमारी के लिए एक एलिवेटेड थॉट का निर्माण कर सकें. मेडिटेशन हमें ये पावर देता है. बहुत बढ़िया. डॉक्टर संदीप, मैं अपनी बातों को फिर से एक थोड़ा रिफ्रेम करना चाहूँगा. मेडिकल में हम जब भी कोई डिजीज़ है उसके लिए जब मैनेजमेंट है तो थेरेपेटिक अप्रोच की हम बात करते हैं, और जब हम उसके प्रिवेंशन के लिए आते हैं, और वैसे प्रिवेंशन भी प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, थेरेपेटिक पर्पस से और प्रिवेंटिव पर्पस से, दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन का किसमें कितना रोल है, उस पर बताएं. देखिए, बहुत वेल हमको समझना है, जो हम डेफिनेशन मेडिटेशन की लेते हैं उस डेफिनेशन को पहले हमें एक्सपैंड करना होगा. पहली बात, मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब, अगर हम देखें अपने पतंजलि सूत्रों को और पुराने सूत्रों को, तो हमारी बॉडी को डिफरेंट कोशों में बांटा गया, जिनको हम डिफरेंट बॉडीज़ बोलते हैं. तो पहली हमारी है स्थूल शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, और इसको हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, देख पाते हैं.
लेकिन इसके पीछे भी हमारी 4 ऐसे शरीर हैं जिसके बारे में सिर्फ मेंशन्ड है, और गिने चुने लोग जिनको हम योगीज बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हुए हैं, वो उनको समझ पाते हैं। लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको समझना, क्योंकि मेडिटेशन की डेफिनेशन हमारी बदल जाती है। तो पहला आता हमारा स्थूल शरीर। दूसरा हमारा जो कोश आता है वो प्राणमय कोश आता है, जिसको हम एथरिक बॉडी बोलते हैं। प्राणमय कोश यानी कि जहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद हमारा आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश को हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे थॉट्स रहते हैं, हमारे विचारधाराएं, इमोशंस, ये सब जुड़ी रहती हैं। इसके ऊपर हमारा ज्ञानमय कोश आता है और फिर आनंदमय कोश आता है। ज्ञानमय कोश को बोला जाता है इंटेलेक्ट। जो हमारा इंटेलेक्ट है वो हमारा ज्ञानमय कोश आता है। आनंदमय कोश यानी हमारा ब्लिस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, और मेडिटेशन में अगर आपने इन 5 कोशों को ध्यान में नहीं रखा और सिर्फ ध्यान की बात करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा जो ध्यान की पद्धति है उसमें हमारे 5 कोशों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 कोशों को छोड़कर एक ही कोश पर इम्पॉर्टेंस देते हैं तो वो जो विधि है वो संपूर्ण नहीं होगी एक तो, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिस करेगी। अगर हम आज बात करते हैं कि हमें बीमारियों को रोकना है और ध्यान को लाना है, तो पहले हमें समझना है कि आदमी का जो एग्जिस्टेंस है वो 5 लेवल पे है। हम जो मोटे तौर पर, ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, कुछ उसको 7 लेवल बोल सकते हैं, कुछ 6 लेवल बोल सकते हैं, बट जो हम कॉमन 5 कोश मानते हैं उसके ऊपर अगर हम देखें तो फिज़िकल फिटनेस की अगर हम बात करें, फिज़िकल फिटनेस में अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज वर्कआउट होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आप उसको योगासन से करें, कीगोंग से करें, ताई ची से करें, रनिंग से करें। और आप ये मत सोचिए कि भागना, रनिंग करना, ताई ची, कीगोंग ध्यान नहीं है। कुछ लोग रनर्स हैं जो रनिंग करते करते 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रनिंग करते हैं, वो ऐसे ऑल्टर्ड स्टेट में चले जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि किस दुनिया में, उसको बोलते हैं फ्लो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ताई ची करते हुए लोग ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। योग करते हुए लोग, यानी आसन प्राणायाम करते हुए लोग ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि आसपास क्या घट रहा है उससे बिल्कुल हट जाते हैं वो। ये होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, आप 40-50 क्रॉस करते हैं, बॉडी के मसल्स लूज होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के हार्मोन्स लूज होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक आप सब जानते हैं, इसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है, आपके बहुत सारी फैकल्टीज डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम, वो डांसिंग भी हो सकता है। आप जानते हैं कितने सूफी सिस्टम्स हैं और ऐसे सिस्टम्स हैं ओशो के, और कई ऐसे समुदाय हैं जिनमें शैमनिज्म के अंदर सिर्फ ड्रम्स एंड डांसिंग के थ्रू लोग अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, एंड इट इज़ अ मेडिटेशन। इज इट राइट और नॉट? और जब आप वो ड्रम्स में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं, या आप ताई ची कर रहे हैं, कीगोंग कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी आप एक ऑल्टर्ड स्टेट में जा रहे हैं, तो जो मसल्स आपके फ्लो हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, आपकी कार्डिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको एक फिजिकल फिटनेस भी दे रहा है। तो ये बात हमें समझना है। तो ध्यान का एक लेवल है फिजिकल लेवल ऑफ मेडिटेशन, जिसको इग्नोर नहीं करना है। इज इट राइट? आप जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, ऐसी पद्धतियां हैं जो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज ना समझते हुए उसको ध्यान की विधि बनाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने है, ओशो की एक डायनेमिक मेडिटेशन। आई थिंक आप लोगों ने सबने कभी ना कभी इसको ज़रूर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा उससे किया हुआ है, एंड दैट इज़ वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। दूसरा हमारा कोश आता है प्राणमय कोश, यानी हमारी जो जिसको हम बोलते हैं हमारी एथरिक बॉडी। प्राणमय कोश जो है ये आपकी श्वास प्रश्वास से जुड़ा हुआ है। तो कोई ना कोई प्राणायाम जिसको हम अगर करें तो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, हमारे मन को स्वस्थ रख सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, हम कॉमनली देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब लोग सोचते हैं भस्त्रिका प्राणायाम जब हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं तो एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज है या कुछ एक प्राणायाम, इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन उनको ये हम अच्छे से जानते हैं, जब हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी दबी हुई जो भावनाएं हैं, जो आपके अंदर दबी हुई हैं बड़े समय से,
वो बाहर निकल के आते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। आपने देखा होगा श्री श्री रविशंकर जी की एक पूरी क्रिया है, सुदर्शन क्रिया, जानते होंगे आप में से कई लोग, और वो क्रिया जब हम करते हैं तो बेसिकली इट्स प्राणायाम ओनली। इसी तरह से लियोनार्ड ऑर का रीबर्थिंग एक पूरा मेथड है जो पूरा ब्रेथ वर्क के ऊपर है, जिसमें आप रीबर्थिंग एक प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये सब जो विधियां हैं ये सारी ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशंस हैं, और डेफिनेटली इनका जो फ़ायदा होता है जब आप इतनी रैपिड डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, फिर जब ये सब होता है अंदर एल्कलोसिस होने लगता है, पीएच चेंज होता है अंदर। इस सब चेंजेस के साथ अंदर ये जो दबी हुई इमोशंस हैं जो कई सालों से अंदर तक पड़ी हुई थी, वो अपने आप इरप्ट होती हैं, सामने आती हैं, निकलती हैं, रिलीज होती हैं। तो डेफिनेटली दिस सिस्टम्स डू वर्क, और हमारे कई सेजेस ने, सेंट्स ने इन विधियों पे कार्य किया, अलग अलग नाम दिया। श्री रविशंकर जी ने उसको नाम दिया सुदर्शन क्रिया, ओशो ने उसको नाम दिया डायनामिक मेडिटेशन, और मे भी कोई और व्यक्ति के कोई और नाम भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि श्वास प्रश्वास की जो हमारा विज्ञान है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्राणायाम का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपकी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करे या आपको पैसिफाई करे, उसका काम है आपको डिटॉक्स करना, आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको बाहर लेके आना, उसको रिलीज़ करना। अब हम आते हैं मनोमय कोश के ऊपर। तो मनोमय कोश का मतलब कुछ तक है कि आपकी क्या क्या इमोशंस हैं, इमोशनल बॉडी आपकी कैसी है, कौन कौन सी इमोशन एंड थॉट्स। तो इमोशंस एंड थॉट्स बहुत गहरा असर डालते हैं हमारे ऊपर। तो जो बहुत सारी जो हमारी ध्यान की विधियां हैं वो हमारी भावनाओं के ऊपर और हमारी जो विचारों हैं उसके ऊपर कार्य करती हैं। जैसे हम कहते हैं विपस्सना है, आनापान है। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हम अपने भावनाओं पे काम करने लगते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने लगते हैं। इसमें ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल की कुछ विधियाँ हैं जो हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। जैसे पीटर लेवाइन एक व्यक्ति हैं जो ट्रॉमा पे काम कर रहे हैं, उनकी एक विधि है जिसका नाम है सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, जहाँ पे जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं उस पर कार्य किया जाता है। एक थेरेपिस्ट बैठता है, आपके साथ काम करता है, और बेसिकली उसमें एक ही चीज़ बोला जाता है कि जो आपके इमोशंस हैं या मेमोरीज़ हैं जो ट्रॉमेटिक हैं उसको बहुत धीरे धीरे आप सरफेस पे लाइए, महसूस करिए। इसका मतलब यू आर ब्रिंगिंग दोज इमोशंस एंड मेमोरीज इन अ वेरी स्लो एंड माइंडफुलनेस वे। तो आपने माइंडफुलनेस को जहाँ इमोशंस के साथ जोड़ा तो वो अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, रिजॉल्व होने लगते हैं। तो माइंडफुलनेस को जब हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, और ख़ास करके अगर थेरेपिस्ट हमें हेल्प करता है, तो बहुत सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें जो अंदर जुड़ी दबी हुई हैं, जो हमारे अंदर से काफ़ी दबी पड़ी हैं, उनका रेचन होने लगता है, वो निकलने लगती हैं और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो ये हमारा मनोमय कोश के ऊपर कार्य हुआ। इसी तरह से हम जाते हैं अपना विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अब एक चीज़ हमारी समझ में आ रही है, ऑटोइम्यून डिजीज़ और कैंसर्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या कारण है उसका बढ़ने का? तो हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन एक कारण है, केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, चीज़ें हैं, रेडिएशन है, एक्सपोजर है, डेफिनेटली वो सब कारण हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण सामने आ रहा है हमारे, और वो कारण ये है आदमी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जिसके बारे में आज तक हमें मालूम नहीं था। उनको बोला जा रहा है एंडोकैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स, यानी वो रिसेप्टर्स जो कैनाबिस जैसे ड्रग्स जाके जिनको हिट करते हैं, और वो रिसेप्टर्स जो बॉडी में ब्लिस की फीलिंग क्रिएट करते हैं। जब तक वो फुलफिल नहीं होते हैं आपके, तब तक आप ऑटोइम्यून डिजीज़ और कैंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज का जो मनुष्य है जिस टेक्नोलॉजी में जी रहा है, एक दूसरे से बहुत दूर, जहाँ हम बोलें तो वी आर मोर इनटू सोशल मीडिया रादर देन विद ईच अदर, बहुत कम समय हम एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, ये पूरे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। जो फीलिंग ऑफ ब्लिस हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो ये ब्लिस हमें ध्यान के थ्रू मिल सकता है। डेफिनेटली मेडिटेशन अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमें ले जा सकते हैं। और तंत्र भी एक विधि है जिसमें सेक्स को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ा जाता है। आज ये खो चुका है, बट ये फ्यूचर में आने वाला है, बहुत बड़े वे में आने वाला है। ओशो ने इस पे बात की, हमारे कई ऋषियों ने बात की। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि स्वामी राम ने भी तंत्र के बारे में इतना ओपनली बात नहीं किया, बट जो उनके बहुत क्लोज डिसाइपल्स थे उसको उन्होंने समझाया कि तंत्र भी एक बहुत बड़ी विधि है जिसको बहुत कम जानते हैं। तो बेसिकली जो ब्लिस की फीलिंग है, आनंद की जो फीलिंग है, आप उसको सेक्स के थ्रू लेते हैं अगर ठीक ढंग से,
या ध्यान के थ्रू लेते हैं, तो आपके अंदर जो ब्लिस रिसेप्टर्स हैं, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए ओपन कर रहे हैं, कैंसर्स के लिए ओपन कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन कर रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ध्यान एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। सिर्फ आंख बंद करके एक जगह बैठना वो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिसमिस नहीं कर सकता। अगर वो लाइफ में आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। लेकिन ध्यान को अगर हम एक व्यापक रूप से देखें, बड़े रूप से देखें, तो उसमें नृत्य होना चाहिए, किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किसी वे में साइलेंट सिटिंग होनी चाहिए, किसी वे में आप एक थेरेपिस्ट या गुरु के साथ बैठ के आपके अंदर क्या इकट्ठा है वो उसको बाहर निकालने की विधि होनी चाहिए, जिसको हम कन्फेशन बोलते हैं या साइकोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें आपका स्पिरिचुअल टीचर आपके साथ बैठ सकता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ हैं जो आप चाइल्डहुड से लेके आ रहे हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं। रीबर्थिंग जैसे कोई ब्रेथ वर्क्स होने चाहिए, और कोई ऐसी विधि जो आपको आनंद तक ले जा सके, इन सब से दूर ले जा सके, तो कोई ना कोई ऐसा विधि। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो मैं उसको ध्यान में जीवन बोलूँगा। वाह, मुझको तो लग रहा है सर कि मुझे नोटबुक और पेन लेके बैठना चाहिए था, आपकी बातों को मैं नोट करता जाता। खैर ये रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं इसे दोबारा सुनूंगा। तो बात जो समझने में आ रही है सर कि ये मेडिटेशन का डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, और मेडिकल कॉलेज में जैसे हमें फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, मेडिसिन पढ़ना होता है, मुझे लगता है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल बहुत कहा करते थे कि मेडिटेशन को भी MBBS करिकुलम में ऐड किया जाना चाहिए। तो अगर इतने सारे डायमेंशन जब हैं, पीटर लेवाइन आप बता रहे हैं, लियोनार्डो और बता रहे हैं, मैं हर्बर्ट बेंसन की मैंने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पढ़ी है, तो जब इतने सारे डायमेंशन है तो ये भी एक सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? डेफिनेटली ये सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, और बेशक ये सब्जेक्ट अभी एडेड नहीं है या लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत, आप आज बुक्स देखिए जो इस सब्जेक्ट पे आ रही हैं, या कितने लोग, कितने डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। आप देखते हैं कितने सारी एसोसिएशंस आज बनी हैं जो इस चीज़ पे कार्य कर रही हैं इंडिया में भी, और आप तो जानते हैं ऐसे एसोसिएशन जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के साथ वर्क कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बेशक MBBS अभी कितना माने नहीं माने मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बुक्स इतने लेवल पे आ रही हैं, लिटरेचर इतना आ रहा है, लोग इतने आ रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं खास करके जो समझ पा रहे हैं कि देखो अगर हमें हेल्दी रहना है, वी वांट टू लिव लॉन्ग, हमें एंटी एजिंग पे जाना है, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ को लीड करना है, हमें लाइफ को रियली इंजॉय करना है और लंबी लाइफ भी लीड करना है, तो ध्यान के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ये चीज़ आज हमें समझना होगा। आई थिंक दिस इज़ कमिंग इन अ बिग वे। आप वेस्ट को देखिए, आज वेस्ट में कितनी बड़ी पॉपुलेशन, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो मेडिटेशन, योगा, इस सब चीज़ों की तरफ जुड़ रही है। कितना रुझान उनका इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया में भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़े वे में हमारे सामने आएगी, बिकॉज लाइफस्टाइल बदल रहा है। इफ़ वी डू नॉट अडैप्ट, वी आर गोइंग टू कोलैप्स। और उसको अडैप्ट करने के लिए हमें ध्यान को लाना पड़ेगा, और ध्यान की डिफरेंट विधियों को इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। यस। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेडिटेशन को मेडिकल करिकुलम में लाना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन, जो CBA में एक नया करिकुलम आया है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, उसमें NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जैसे ही MBBS जिसकी शुरू होगी, शुरू का 1 महीना फाउंडेशन कोर्स होगा, और 1 महीना आप बिलीव करेंगे उनको क्या सिखाते हैं। 1 महीना हमारा जो हॉस्पिटल है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, उनको सिखाते हैं सॉफ्ट स्किल्स, उनको सिखाते हैं वर्च्यूज़, उनको सिखाते हैं वैल्यूज़। सो आई वॉज फॉर्चुनेट टू टेक 2 आवर सेशन फॉर लास्ट 3 ईयर्स। जैसे अब 22 चल रहा है, तो मैं कंपैशन के ऊपर एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप लेती हूँ उसके ऊपर। तो जैसे आपकी थॉट क्रिएट की ना आपने, उस थॉट की शुरुआत हो चुकी है एक्शन में। मैं भी मौलाना NMC ने 1 महीना शुरू कर दिया है, और मेडिकल की पढ़ाई उसमें नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज़, सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स को मेडिटेशन कराने के लिए मैं भी एक बार मौलाना आज़ाद आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पूरे एक्सपैंड हो 1 ईयर, और इनफैक्ट 4.5 ईयर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगा जो मेडिटेशन है वो सिर्फ पेशेंट्स को तो हेल्प नहीं करने वाला, ये डॉक्टर्स लोगों के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम डॉक्टर्स हैं, आने वाले बच्चे डॉक्टर्स बनने वाले हैं, अगर जो एक हीलर है वो खुद को हील नहीं करना जानता होगा, एक हीलर अपना ध्यान नहीं रख सकता, सेल्फ केयर नहीं कर सकता, फिर दूसरों की केयर तो नहीं हो सकती। तो हमारी ऑडियंस के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है
ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, ना सिर्फ बडिंग डॉक्टर्स के लिए, बल्कि हर नागरिक के लिए, कि सबसे पहले हम अपना ध्यान करना सीखें। मेडिटेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी भावनाओं को समझना, अपना ध्यान रखना, अपने प्रति कंपैशन क्रिएट करना। सेल्फ केयर एंड सेल्फ कंपैशन, ये एक बहुत बड़ा इनिशियल स्टेप है जो हम सबको लेने की ज़रूरत है, और यहाँ से फिर हमारी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक यहाँ बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के लिए मेडिटेशन किस प्रकार से उनको उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट में या उनको लाइफ में डायग्नोसिस लेने में किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, जो डॉक्टर्स का लाइफ है ना, इसको मैं कहूँगी कि ये ना हाई रिस्क लाइफ है। हाई रिस्क लाइफ क्यों? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड के डॉक्टर्स हों, हम दुआएं बहुत कमाते हैं, वो भी बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और अगर कुछ बाई चांस ऊपर नीचे हो जाए तो दुआओं का उल्टा भी बहुत हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो डॉक्टर्स के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजडम आएगी मेडिटेशन से। डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में मेडिटेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, हम जो बीमारियां हैं उनको सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, प्लस हीलिंग का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मिलता है डॉक्टर्स को। लोग समझते हैं हीलिंग मतलब एक शरीर को बीमारी से मुक्त करना, लेकिन इसके भी बहुत बियॉन्ड है हीलिंग। अगर डॉक्टर्स मेडिटेशन करेंगे तो फिर एक पेशेंट को वो एक शरीर की तरह नहीं देखेंगे, एक पेशेंट को एक लाइफ एनर्जी की तरह देखेंगे। उसके शरीर को तो बीमारियों से दूर करेंगे ही, लेकिन उनके मन को भी हल्का कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है तो एक पेशेंट की भावनाओं को समझ सकता है, उसके इमोशंस को देख सकता है, उस पेशेंट का पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है कहीं ना कहीं। उस पेशेंट के, जैसे आपने कहा था, मेडिकल में इडियोपैथिक हो जाता है, तो अगर एक डॉक्टर जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी है, वो उस बीमारी के कुछ ऐसे कारणों को भी देख सकता है जो हमारे मेडिकल बुक्स में ना भी हों। वो आने वाली बीमारियों को प्रिवेंट भी कर सकता है वो डॉक्टर्स, राइट। तो ये तो है डॉक्टर्स का बेनिफिट अगर वो मेडिटेटर है, कि पेशेंट की हीलिंग में बेनिफिट है। उसके बाद मैं फिर से उस टॉपिक पर आती हूँ, पेशेंट को हील करने से पहले डॉक्टर को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर संदीप ने भी बताया कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट बनाते हैं जी। हम अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, फिजिकली भी इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हमारे पास धन आ जाए, सुख सुविधाएं आ जाए, उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा चले, लेकिन अगर हमारी भावनाएं बहुत ऊपर नीचे हैं, अगर इमोशनली हम थोड़े वीक हैं, तो फिर कितने ही अच्छे डॉक्टर हों या कितना ही कोई सफल व्यक्ति हो, लाइफ का कुछ पर्पस नहीं रहता। तो मेडिटेशन फॉर अ डॉक्टर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इमोशनली बहुत इम्यून होना है, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और इंडिपेंडेंट होना है। एक एनर्जाइज्ड माइंड ही अच्छी तरीके से खुद को भी हील कर सकता है और पेशेंट को भी हील कर सकता है। सो मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर डॉक्टर्स। मैं सीधा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हूँ। इट इज़ मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर अपकमिंग बडिंग डॉक्टर्स एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर इवन ह्यूमन सिटीजन। हमारे जो नागरिक हैं सबको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। यस मैम, जो आपने बोला रिस्की फील्ड है ये, यहाँ पर हमें सम्मान भी मिलता है और कभी कभी हमें पेशेंट्स का भी झेलना पड़ता है, और बीच बीच में भी हम ये न्यूज़ तो आती ही रहती है, कभी किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स के परिजनों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, कभी किसी पेशेंट ने डॉक्टर पे केस कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों से हम बहुत बचाव कर सकते हैं, और बचाव होने का मुझे जो लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन में एम्पैथी आ जाती है, हम बेहतर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक शायद उस पर उतनी बात नहीं हुई है, लेकिन मेडिटेशन से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। क्या कहते हैं डॉक्टर संदीप आप? डेफिनेटली। अब देखिए, मैं आपको बता, जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है मेडिसिन का, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ बोली जाती है, कहीं बोली नहीं जाती है, बट सबकॉन्शियसली पास की जाती है, और वो ये है कि डॉक्टर को पेशेंट के साथ एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उसका रीज़न भी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप एक डॉक्टर हैं और आप एक सीरियस वार्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पेशेंट सीरियस हैं और चीज़ें
वो जा रही हैं। तो एक डॉक्टर आप देख रहे हैं कि टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं और सीरियस डिजीज़ हैं, तो एक लेवल तक हैंडल कर सकते हैं आप इमोशंस को। तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रीज़न भी रहा है, या जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं। तो मेडिसिन का अभी तक का जो सिस्टम और मॉडल रहा है, नोइंगली, और ऐसा बुक्स में लिखा नहीं है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली एक मैसेज दिया जाता है कि आप पेशेंट को ट्रीट करें बट मेंटेन अ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। ये बात कहीं बोली नहीं जाती है, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ समवेयर अंडरस्टूड कि ठीक है, जो ट्रेनिंग पास ऑन की जाती है कॉलेजेस में फॉर वट एवर रीजन्स एंड वट एवर, तो मैं वो देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ती चली जा रही है, जो डिस्टेंस है वो पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो होने ही वाला है वैसे। तो कहीं ना कहीं इन सब में जो ह्यूमन टच है और जो इमोशनल टच है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो चीज़ हम कुछ सालों पहले, मे बी 40-50 ईयर, एक फैमिली डॉक्टर के साथ जो एक पेशेंट का एक रिलेशन होता था, आप जानते होंगे, छोटे होते आप सबके फैमिली डॉक्टर्स रहे होंगे, जो फैमिली डॉक्टर के साथ पूरा ट्रस्ट था पूरी फैमिली का, they never used to go to specialists, they first go to a general practitioner, their own family doctor. The family doctor will treat the whole family and they will trust the family doctor like anything, and then the doctor will, if needed, will send them to the higher place and things. Slowly वो system पूरा अभी हमारा collapse कर रहा है, and it is not there, means almost whenever we need we rush to big hospitals or big even for small problems like fever भी हो रहा है तो अभी लोग बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं। तो जो 1-to-1 रिलेशनशिप है, 1-to-1 connection with people and patient and doctor, somewhere is collapsing down, going down. इस सब में empathy is really very important. आप देखिए यूके जैसी कंट्री है, वहाँ पे रूल आपको जान के हैरानगी होगी, कोई व्यक्ति वहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। फर्स्ट दे हैव टू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर, और वो जनरल प्रैक्टिशनर जनरली एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को देख रहा होता है। सो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वेरी वेल नोन, दे नो दैट जनरल प्रैक्टिशनर वेरी वेल एंड ही विल बी नोइंग दैट फैमिली वेरी वेल। उनको पूरा मालूम, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूके। अगर उसको लगता है कि पेशेंट को ज़रूरत है बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए या स्पेशलाइज के पास जाने के लिए, तो वो रिकमेंड करता है कि आप अब जाइए ना, यू नीड दिस इन्वेस्टिगेशन और यू नीड टू गो टू विजिट दिस डॉक्टर, देन ओनली देयर सिस्टम अलाउज देम टू गो टू अ bigger hospital and a bigger practitioner. Otherwise they are not allowed to go to specialist directly. तो ये सिस्टम यूके में बहुत स्ट्रांगली फॉलो हो रहा है अभी, एंड आई डोंट नो बाय अदर कंट्रीज, बट यूके डेफिनेटली आई नो बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग इट फ्रॉम पीपल. नो, दिस इज समथिंग समथिंग पुटिंग बैक 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, कि हम कुछ एक डॉक्टर कुछ लोगों को मिल रहा है और कॉन्स्टेंट उनके टच में आ रहा है, तो उससे उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है और जो टाइम वो दे पाते हैं और जो समय वो दे पाते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ बिग सेटअप वेयर स्पेशलिस्ट आर वर्किंग इन अ मल्टी स्टोरीज हॉस्पिटल, जहाँ पे दिन रात देयर आर बिग पेशेंट वेटिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स वेटिंग. तो ये चीज़ मैं चाहूँगा, जो 1-to-1 रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होंगी, एंड देन गिविंग एडिक्वेट टाइम टू द पेशेंट, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कई सारे आयाम हैं यहाँ पर, तो हमें सभी पर तो चिंतन और डिस्कशन करना ही होगा डॉक्टर्स डे पर. लेकिन हम सभी डॉक्टर्स को, जो भी डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये मैसेज आपको स्पष्ट देना चाहूँगा कि हम अपने लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस हेल्प करें. ये हमें हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेगा. मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करने वाला है. अगले टॉपिक पे चलते हैं हम. मेडिटेशन की बातें हो गई. मेडिटेशन के साथ साथ हम हमारे जीवन में जो हमारा आहार होता है, भोजन हम जो खाते हैं, 3rd ईयर में PSM में हम पढ़ते हैं कैलोरीज कंसेप्ट के बारे में. ऐसा नहीं लगता मैम आपको कि हमारे मेन स्ट्रीम सिस्टम में कैलोरी पे थोड़ा कुछ ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है, और जो हमारी भारतीय परंपरा में सात्विक, रासिक और तामसिक का जो कंसेप्ट है, या फिर जो प्राण ऊर्जा का जो कंसेप्ट है, वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है हमें हमारे राइट भोजन के लिए? भोजन के बारे में बताएं. जी डॉक्टर रंजन, अगर हम भोजन की बात करें तो उसमें एक चीज़ आती है क्वांटिटी, एक आती है क्वालिटी. मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से क्वांटिटी पे फोकस ज़्यादा हो गया है, हम कैलोरी काउंट करते हैं,
लेकिन जो प्राचीन समय था वहाँ पे हम क्वालिटी पे फोकस करते थे। और फिर से मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी ऑडियंस है वो सब प्रूफ मांगते हैं, रिसर्च मांगते हैं ना, अपकमिंग क्या चल रहा है। तो आप सबको बता दें, सबसे अपकमिंग है, आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, कोई भी रिसर्च खोल लें, कोई भी जर्नल खोल लें, एक यूनिवर्सल यूनानिमस बात उभर के आ रही है आहार के ऊपर, और वो है प्लांट बेस्ड डाइट। आजकल सब लोग ये कहते हैं, इर्रिस्पेक्टिवली किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हो, किसी भी लाइफस्टाइल से हो, दैट प्लांट बेस्ड डाइट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हाँ, हमें वो भोजन करना चाहिए जो पेड़ों से प्राप्त हुआ हो, जो पौधों से प्राप्त हुआ हो, तो उसमें वेजिटेरियनिज्म तो आएगी ही। तो प्लांट बेस्ड डाइट तो सबसे उत्तम आहार है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, वो है कि प्लांट बेस्ड डाइट तो भोजन का कंटेंट हुआ, फिजिकल कंटेंट। फिजिकल कंटेंट के साथ एक सटल कंटेंट भी आता है फूड में, और सटल कंटेंट है एनर्जी, कि उस भोजन में एनर्जी कौन सी है। हाँ, आप वही सब्जी पेड़ की बना ले, लेकिन आप देखते होंगे कि एक सब्जी आपकी माता बनाती है, सेम सब्जी आप होटल में जाके खा लेंगे, सेम सब्जी आपका कोई दोस्त बना ले, लेकिन तीनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। और तीनों को प्राप्त करने के बाद जो आपकी फुलफिलमेंट का लेवल है वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल। एक जो तृप्ति वाली फीलिंग होती है, संतुष्टि जो आएगी, तो शायद मैं कहूँगी कि उस सब्जी को खाकर आएगी जो आपकी माता ने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ पर बात आती है एनर्जी की। हमारे भोजन में एनर्जी कैसी है? तो क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब कि वो भोजन बनाते वक्त मन की एनर्जी कैसी थी, मतलब जो व्यक्ति उस भोजन को बना रहा है उसके मन की अवस्था कैसी थी, प्लस मैं जब उस भोजन को प्राप्त कर रही हूँ, उसको खाते वक्त, उसको ग्रहण करते वक्त मेरी एनर्जी कैसी है। तो सात्विक भोजन एक न्यू एंटिटी है। सात्विक भोजन मतलब कि जब भी हम किसी भोजन को ग्रहण करें, हम अपनी मन की स्थिति को अच्छी रखें। जब भी हम भोजन बनाएं, अगर हम बना रहे हैं तो हम अपनी मन की स्थिति को अच्छी रखें। इसमें बहुत रिसर्च होनी बाकी और हो भी रही है, हो भी रही है। अब बहुत सारी कहानियां भी सुनेंगे। हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन में, प्लांट फूड, वेगान डाइट, राइट। डॉक्टर डीन ऑर्निस को पढ़ लें, या हम जैसन फंग को पढ़ लें, या नील बर्नार्ड को पढ़ लें, बहुत इस पे तो हो रहा है काम। लेकिन ये जो इंडिविजुअल रिसर्चर्स की बातें हैं, ये ओवरऑल मेडिकल सिलेबस में अभी भी आनी, मुझे लगता है अभी थोड़ा कुछ समय अभी और लगेगा। आपने सुना होगा, मतलब कहानी तो मैं पूरी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है और उसकी मन की अवस्था में कोई एक इमोशन प्रेडोमिनेंट है, हाँ, या वो हर्ट है, अगर हर्ट का इमोशन है तो वो हर्ट का इमोशन ट्रांसफर होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो भी ये फिजिकल मैटर है, फूड भी एक फिजिकल मैटर है, उस सब में एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, और वो वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो भोजन के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक टेक होम मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जा सकता है कि प्लांट बेस्ड डाइट तो आप ज़रूर लें, लेकिन जब भी आप भोजन करें अपने आप को उस समय थोड़ा सा फ्री कर लें, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, हाँ, लेकिन जब भी आप भोजन कर रहे हैं अपने आप को फ्री करें फिजिकली मतलब मोबाइल से दूर रख के, और अपने मन की अवस्था को ठीक करके भोजन करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरह का आहार हम लेंगे तो वो भी हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा, ओवरऑल हमारी हीलिंग को इनिशिएट करेगा। यानी कि सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने को किस ढंग से खाना है वो अधिक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल राइट। मुझे आपकी बातों को सुनते हुए डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च याद आ रहा था कि जिन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया और इमोशन को जब अलग अलग वाटर बॉडी को जब कोई इमोशन ट्रांसफर किए तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया था। अब देखिए, गिलास का पानी यहाँ रखा है और बाहर का पानी, इसमें बहुत अच्छे इमोशंस होंगे, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होंगी। इस पानी का जो स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल चुका है, क्योंकि पिछले 40 मिनट से दिस वाटर इज विटनेसिंग व्हाट डिस्कशन, वी आर हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन, सो दैट वाटर इज चेंज। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो पिरामिड वाले एरियाज़ हैं या जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं, इवन हम भी प्रैक्टिस करते हैं, वी हैव अ मेडिटेशन रूम एट होम,
कि पानी को 1 लोटा पानी भर कर रख दें, चाहे आप अपने मंदिर में रख दें या मेडिटेशन रूम में रख दें, कहीं भी, और वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करें, चाहे हर फैमिली मेम्बर करें, और रात को पानी ग्रहण करें, तो मतलब वो वाटर चार्ज हो जाता है। तो जो आपकी जो रिसर्च है डायरेक्टली इज कनेक्टेड टू दैट, सो वी कैन हैव दिस वाटर लेटर। यस, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इस वाटर में वो रिसर्च की बातें, साइंटिफिक डिस्कशन की बातें भी आ गई होंगी। बिल्कुल। राइट। तो फूड जो है वो फूड सिर्फ मैक्रो फूड, फिजिकल फूड ही नहीं होता, जो हम अपनी आँखों से ग्रहण करते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वो भी आहार माना गया है भारतीय परंपरा में। राइट डॉक्टर संदीप, क्या कहना है इसका आपका? नहीं, डेफिनेटली दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम दिन भर जिस चीज़ के लिए एक्सपोज्ड हैं, जिस मीडिया के लिए, जो साउंड्स के लिए, जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे पर बहुत गहरा असर डालता है, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी। एंड यू नो द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं अभी यहाँ, हमको दिन भर जो चीज़ें चल रही हैं द मीडिया की, जो न्यूज़ आती रहती हैं, और अगर आप कभी न्यूज़ देखें या कभी देखें तो ऑलमोस्ट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग what is happening, sometime in the name of religion, sometime in the name of protecting the country, wars and crimes and all those things. तो आप ये सब देखें तो ये सब कुछ डेफिनेट हमको बहुत बुरी तरह से शेक कर देता है, हिला देता है, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि अगर आप एक पीसफुल माइंड चाहते हैं तो बी सेलेक्टिव कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कितने लेवल तक आपको न्यूज़ सुनना है, कितने लेवल तक न्यूज़ को नहीं सुनना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं, कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और वो चीज़ आप कैरी करते हैं। आपको मालूम है कोविड के अंदर डेफिनेट हम जब लॉकडाउन में थे तो कितने केसेस आ रहे थे कि लोग दिन भर कोविड के बारे में सुनते रहते थे, तो कितनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, और बड़ी सारे ऐसे केसेस, इवन दे वर कमिंग टू हॉस्पिटल्स ऑल्सो, साइकोलॉजिकल केसेस रोज अप लाइक एनीथिंग। फिजिकली तो प्रॉब्लम हो ही रही थी लोगों को, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज दिन भर मीडिया वही चीज़ें बार बार आपको बोल रहा है, वही बातें बोल रहा है, तो इट बिकेम वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मैनी पीपल, यंग पीपल। फेयर कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया लोगों के अंदर, और चीज़ें बहुत अंदर तक चली गई। तो जिस तरह का लाइफ आप जी रहे हैं, आपने अगर प्लान किया कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना है, तो आप क्या मीडिया में देखेंगे, किस तरह की मूवीज़ वॉच करेंगे, कौन से सॉन्ग सुनेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सॉन्ग था ग्लूमी संडे, बनाया गया था, इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग सॉन्ग, जिसको सुनने के बाद 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, एंड दैट रियली हैपेंड। इसी तरह से कुछ सॉन्ग्स हैं जो बहुत डिप्रेसिंग सॉन्ग्स होते हैं, जिनको आप सुनते हैं स्लोली आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों को, किन वाइब्रेशंस को अंदर अलाउ कर रहे हैं, क्या चैनल्स को देख रहे हैं। खास करके बच्चे, अगर आप देखें तो अगर हम वीडियो गेम्स को भी देखते हैं तो आई एम वेरी सरप्राइज, बहुत सारी वीडियो गेम्स आज वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। पबजी गेम्स एंड दिस गेम्स आप जहाँ देखिए उनको, और कहीं ना कहीं वी डोंट नो कि वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। लुक एट द मूवीज़, आई वुड से नॉट ऑल मूवीज़ बट मैनी मूवीज़ आर गिविंग अ मैसेज ऑफ वायलेंस एंड ऑल अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेटर हैं तो क्या आप देख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। किस मूवीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं, क्या न्यूज़ चैनल्स में आप कितना टाइम देते हैं, कौन से न्यूज़ को आप सुनते हैं। अब दिन भर में जो हमें न्यूज़ आती है, कोई भी गलत काम हो जाता है उसको कितना हाईलाइट किया जाता है। कोई अच्छा काम होता है उसको कभी कोई सामने नहीं लेके आता है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है, रिपोर्ट ही नहीं होती है। आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल दैट वांट टू रियली सेल व्हाट इज हैपनिंग इन अ पॉजिटिव वे, गुड वे। उसके ऊपर हार्डली आप देखेंगे कि 1% मीडिया उस पर फोकस करता है। 99% मीडिया का जो फोकस होता है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, दैट इज़ समथिंग वेरी जो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सके, उसके ऊपर होता है। तो जो लोग ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं और एक पीसफुल लाइफ लीड करना चाहते हैं, हमको अपनी मीडिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं, किस म्यूज़िक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं, न्यूज़ को कितना सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, कौन सी गेम्स को हम अलाउ कर रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग डीप विद इन अस। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके बहुत गहरे इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं और हमारे माइंड में गहरा जाते हैं। और अगर आप ध्यान में आगे जाना चाहते हैं एंड यू आर रियली स्पिरिचुअल पर्सन
तो डेफिनेटली आपके सामने चॉइसेस आपको चुननी होंगी कि क्या आप देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। आई वुड सजेस्ट अगर आपको मूवीज़ देखनी भी हैं तो वॉच मूवीज़ विच आर कॉमेडी बेस्ड, लाफ्टर बेस्ड, जॉय बेस्ड एंड समथिंग विद अ पॉजिटिव मैसेज। ऐसी मूवीज़ कम आती हैं लेकिन आपको मिल जाएंगी ऐसी मूवीज़ देखने के लिए। जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं उनको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कितना न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ को तो पढ़ा भी जा सकता है, अगर न्यूज़ का आप चाहते हैं तो न्यूज़ को पढ़ने में ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। पढ़ना मुझे लगता है हमारे भीतर कम इमोशन को एक्साइट करता है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे आपने आहार की बात की, एक और बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं, आई थिंक 90% लोग सबसे पहले क्या करते होंगे, या तो अपने मोबाइल में चेक करेंगे या अखबार पढ़ेंगे या चैनल ऑन कर लेंगे। तो पर्सनली मुझे लगता है हमारे ऑडियंस के लिए कि हम एक नया स्टेप आज अपने जीवन में ले सकते हैं कि जो भी न्यूज़ हमें लेनी है इस दुनिया की हम ज़रूर लें, लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें उसको, क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे पूरे दिन तक हमारे साथ रहती है, तो हम वो वाली इन्फॉर्मेशन क्यों दें जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा सा कम करे, हमें डिस्चार्ज कर सके। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारे लिए भी, जब हम सुबह सोकर उठें एटलीस्ट शुरू का 1 घंटा हम अपने आप को हर मीडिया से दूर रखें, मोबाइल से भी, न्यूज़पेपर से भी और न्यूज़ चैनल से भी। उसको बस पोस्टपोन कर दें। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी लेनी है उसको हम 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। बिल्कुल लीना मैम, ये तो मुझे भी मेरे परिवार में सिखाया गया। सुबह जगने के बाद सबसे पहले हाथ को देखना, हाथ को प्रणाम करना, ज़मीन को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना और प्रार्थना भाव के साथ, ध्यान भाव के साथ दिन की शुरुआत करना, जिसको मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलर लेवल पे। और कितनी हमारी भारत, जो हमारा देश है, उसकी रीत क्या दिखाई है। हमारे जितने सेजेस हैं या माता पिता, सबसे पहली चीज़ क्या बताई सुबह उठ के, कि सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लाएं और अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करें। हाँ, मतलब मैं जो एनर्जी हूँ मैं अपने आप को चार्ज करूँ उस सोर्स से जो कम्प्लीटली चार्ज्ड है। तो परमात्मा से हम कनेक्ट करें, जिस तरीके से भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, जिस मेडिटेशन का भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, शुरू का 1 घंटा आप सेल्फ केयर के लिए ज़रूर रखें। अपने आप को चार्ज करें और अपने आप को जो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें डिस्चार्ज कर सकते हैं उससे दूर रखें। सुबह जगने के बाद सबसे पहला काम हमारा मेडिटेशन या मेडिटेशन से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस हुई होना चाहिए। बिल्कुल सही मैम। और मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर रीना एंड डॉक्टर सौरभ। मैंने ये बहुत बार नोटिस भी किया, आप सब ने भी नोटिस किया होगा, जब हम रात को सोने लगते हैं, जब व्हेन वी आर अबाउट टू स्लीप, तो जब आप लेटते हैं और जब आप सोते हैं उसके बीच की जो स्टेट है उसको हिप्नागॉगिक स्टेट बोला जाता है, और वो बहुत ही पावरफुल स्टेट होती है। उस वक्त जो विचार आपके चल रहे होते हैं वो बहुत गहरे अंदर जाते हैं। इसलिए सोने से कुछ पहले 1 घंटा जो टाइम है या फ्यू आवर्स बिफोर स्लीप है, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस होती हैं, जो चल रही होती हैं, वो रात भर आपके साथ चलती हैं, और ड्रीम स्टेट ऑफ माइंड भी उसी से आपका कंटिन्यू होता है। इसी तरह से जब आप उठने लगते हैं मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग टाइम होता है आपका, उसको हिप्नामॉर्फिक स्टेट बोलते हैं। जब आप पूरा जागे नहीं और कुछ सो रहे हैं, तो वो भी एक स्टेट होती है जो बड़ी हाईली सजेस्टेबल स्टेट होती है। तो ये 2 स्टेट्स जो हैं माइंड की, when you are about to sleep and when you just get up from the sleep or when you are about to get up, these are the state जहाँ हमारी brain waves हैं वो highly susceptible हैं to any suggestion that you give। और इस समय आपकी जो भी suggestions आपको मिलती हैं वो बहुत गहराई से अंदर जाती हैं। तो बहुत केयरफुल रहें कि क्या बातें आपके अंदर जा रही हैं, किन थॉट्स को आप अंदर रख रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि इन मोमेंट्स पे या तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को लें, या फिर आप कोई स्मॉल सॉफ्ट म्यूज़िक को रखें, या फिर कोई ध्यान की विधि को लें। उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत रिफ़्रेश्ड उठ रहे हैं, आपकी नींद बड़ी अच्छी है, और रात में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड रहा है ड्यूरिंग स्लीपिंग ऑल्सो, दैट हैज़ बीन वेरी अपलिफ्टिंग, एंड दैट इज़ वन वे टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस ऑल्सो। अगर आप सोते हुए कुछ अफर्मेशंस देते हैं, जब आप ऑलमोस्ट सोने वाले हैं, वो अफर्मेशंस इतने गहरे आपके जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी रियलिटी बन के आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सामने आएंगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं
कि लाइफ में अगर आपको कुछ बदलना है, अपने आप में कुछ चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस, तो सोने से पहले, और यही चीज़ आप सुबह जब उठते हैं तो उन्हीं अफर्मेशंस को आप सुबह भी रिपीट कर सकते हैं. तो यू कैन ब्रिंग अबाउट दोज चेंजेस वेरी इजीली, वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी फास्ट इन योर लाइफ. अफर्मेशन टॉपिक सर आपने उठा ही दिया है, तो हम अफर्मेशन से चलते हैं. ये जो अफर्मेशन है जिसको हम माइंड बॉडी मेडिसिन में भी काफ़ी डिस्कस करते हैं कि हमारे बहुत सारे हेल्थ कंडीशन, इनफैक्ट ये प्रोपोर्शन जो है ये जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं उतने हमें लगता है कि ये तो और अधिक परसेंटेज में है कि हमारी डिजीज़ साइकोसोमेटिक कितने हैं, हमारी माइंड से कितने ये प्रभावित होते हैं. और लुई हे का भी आपने भी सुना होगा, बहुत सारे हेल्थ कंडीशन को हम अपने माइंड को चेंज करके अफर्मेशन से हम उसके हीलिंग आउटकम को इफेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो माइंड बॉडी मेडिसिन, इनफैक्ट ये राइजिंग ट्रेंड है लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर, माइंड बॉडी मेडिसिन भी धीरे धीरे उभर कर आ रहा है. तो साइकोसोमेटिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, माइंड बॉडी कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, क्या हम हेल्थ कंडीशंस के लिए अफर्मेशंस हम प्रयोग कर सकते हैं? कितना फोकस हमारा होना चाहिए? डॉक्टर सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एफर्मेशंस को कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि एफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कौन सी एफर्मेशन करनी है वो बहुत मायने रखती है. अगर जैसे आप हैं, आई नो यू अंडरस्टैंड थिंग्स, और आप उनके एक हेल्थ प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का, उसके पीछे क्या साइकिक रीज़न है, उसके पीछे क्या इमोशनल कॉज है, और वो इमोशनल कॉज क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अगर हम वो समझ सकते हैं और राइट अफर्मेशन अगर हम देते हैं, इट्स लाइक अ मेडिसिन, तो हम राइट टारगेट को हिट करते हैं. इज इट राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत शर्माता है, सामने नहीं आता है, लोगों को फेस नहीं करता है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है. अब उसका रीज़न अगर हमें मालूम नहीं है तो हम अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम नॉट शाई और आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन फेस द वर्ल्ड. लेकिन उसका रीज़न है कि बचपन में जो उसका एटमॉस्फेयर रहा है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे हैं कि हिज पेरेंट्स वर नेवर केयरिंग फॉर हिम और नेवर एक्नॉलेज्ड हिम और नेवर गेव हिम चांस टू उन्होंने कभी उसको वैल्यू नहीं दिया, या कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उसको सामने प्लेटफॉर्म नहीं दिया. तो अगर अगर हमने उसको अफर्मेशन देना है तो एक तरीका है कि हम बोलेंगे आई एम नॉट शाई, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन फेस द सोसाइटी. दैट इज़ वन वे. लेकिन अगर हम गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी, एंड हम उसको अफर्मेशन देते हैं, आई ओपन माई सेल्फ टू गेट ऑल द हीलिंग दैट माई इनर चाइल्ड नीड्स. आई हील माई इनर चाइल्ड, the love that I need, the appreciation that I need, I heal my inner child. तो मुझे लगता है कि वो जो एफर्मेशन है वो एकदम रूट कॉज पे जा रही है, क्योंकि उसका रूट कॉज क्या है, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज हैं जो उसके अंदर दबे हुए हैं. तो उसको समझेगा कौन? उसको समझने के लिए वी नीड समबडी हु कैन गिव यू इसीलिए कहते थे कि हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मंत्र का जो सबकॉन्शियस मीनिंग होता है, अगर वो आपके रूट कॉज को टच कर रहा है तो रियली दैट मंत्र वुड बी लाइक समथिंग मैजिक फॉर यू. आप समझ? तो एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट कारण हो सकते हैं, और अगर एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट आप उसको समझ सकें कि इसकी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके पीछे रूट कॉजेज़ क्या हैं, और उसके अफर्मेशंस को आप पर्सनलाइज कर सकें, डिज़ाइन कर सकें कि आपका मेन इशू ये है एंड यू नीड दिस अफर्मेशन, तो वो अफर्मेशन को डायरेक्टली सबकॉन्शियस में हिट करेगा. नॉट ओनली इट विल हिट, इट विल ब्रिंग अबाउट अ ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंजेस. यानी कहने का मतलब है कि अफर्मेशन, माइंड बॉडी मेडिसिन अपने आप में भी एक बहुत बड़ा फील्ड है. डेफिनेटली, एंड यू नीड स्पेशलाइज्ड पीपल. इट इज़ नॉट समथिंग जो आप कोई अफर्मेशन इज नेवर गोइंग टू बी रॉन्ग, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट. बट अगर आपके साथ एक अच्छा मास्टर या मेंटर या टीचर होता है चीज़ों को समझने वाला, तो थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर. मेडिसिन का हम यूज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जब हम मेडिसिन को यूज करते हैं तो फिर वहाँ पर मेडिसिन पर कितना बिलीफ या फेथ है, उससे भी निर्भर करता है कि उसका आउटकम क्या होगा. जिसको मेडिकल के फील्ड में हम प्लेसिबो इफेक्ट के रूप से जाते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट. तो ये प्लेसिबो इफेक्ट मैम क्या है और नोसिबो इफेक्ट क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा पब्लिकली बताएं. सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और एक पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि ये दवाई है और आपको खानी है और आप ठीक हो जाएंगे.
पेशेंट को नहीं पता होता उस दवाई कैसे बनी, कंपनी में कैसे बनी, उसका कांस्टेंट क्या है, उसका जेनरिक नेम क्या है, वो डिटेल्स पेशेंट को नहीं पता होती। बस डॉक्टर ने कहा है, 100% फेथ आ गया और मुझे ये दवाई खा के ठीक होना है। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट मीन्स कि कभी कभी ऐसे रिसर्च हुए हैं जहाँ पे हमने पेशेंट को दवाई तो नहीं दी, लेकिन कोई ग्लूकोज की टैबलेट दे दी या कुछ और दे दी और कहा कि ये आपकी बीमारी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। पेशेंट ने वही वाला 100% ट्रस्ट लेकर, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ लेकर उस दवाई को ग्रहण किया, जो कि दवाई थी भी नहीं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की टैबलेट हो सकती है या विटामिन की टैबलेट हो सकती है, और वो पेशेंट उस बीमारी से मुक्त हो गया। तो प्लेसिबो इफेक्ट पे तो बहुत रिसर्च हो चुकी है और आई थिंक आप एक किताब भी लेकर बैठे हैं उसके लिए। तो लेकिन इससे हम सीख क्या रहे हैं? इससे हम सीख ये रहे हैं कि जो हमारा मन, हमारा माइंड और जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर पूरी ताकत है शरीर को हील करने की। हमारे माइंड और ब्रेन में पूरी ताकत है अपने आप को हर बीमारी से मुक्त करने की, और वो शुरुआत होती है थॉट से। पेशेंट ने थॉट कौन सी क्रिएट की थी कि ये डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है और ये मुझे मेरी बीमारी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। वो थॉट क्रिएट की और एक्शन हो गया। तो अगर मैं वो थॉट क्रिएट करूं कि मैं अपने आप को इस बीमारी से हील कर रही हूं, तो आई कैन हील माई सेल्फ। लेकिन हम ये नहीं मैसेज दे रहे हैं कि दवाई नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपके डॉक्टर दे रहे हैं वो दवाई तो ज़रूर लेनी है, लेकिन यहाँ पे मन की शक्ति को समझना ज़रूरी है कि हमारे मन के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर पूरी शक्ति है अपने आप को हील करने की, और वही प्लेसिबो इफेक्ट ने प्रूव किया है। राइट? मैं ये बुक पढ़ रहा था। ये एक सर्जन है, डॉक्टर यान हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के। इनफैक्ट सर्जरी के वो प्रोफेसर हैं। तो इनकी ये बुक सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो, मतलब मैं पढ़ के सरप्राइज हूँ कि एक सर्जन ने, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, उन्होंने सर्जरी की प्रैक्टिस में कहाँ पर विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जस्ट आउट ऑफ प्लेसिबो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हो रहे हैं विदाउट इवैल्यूएटिंग उनका कॉस्ट बेनिफिट कितना है। तो मैं अपने सर्जन मित्र डॉक्टर संदीप को चाहूँगा कि आप ये सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो पढ़ें भी, और थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में मतलब मैंने एक मूवी देखी थी हील, उसमें डेविड हैमिल्टन जो पहले मेडिसिन को डेवलप करने के साइंटिस्ट थे, तो वो तो ये मतलब उस वीडियो में डॉक्टर डेविड हैमिल्टन ने ये बोला कि देयर कैन बी अप टू 82% इफेक्ट ऑफ ड्रग आर ड्यू टू प्लेसिबो, मे बी ड्यू टू प्लेसिबो। तो 82% अगर हीलिंग इफेक्ट अगर मेडिसिन का प्लेसिबो से आ रहा है, तो फिर ये बहुत चौंकाने वाली बात है। डेफिनेटली। आपका क्या कहना है सर? थैंक यू डॉक्टर सौरभ। डेफिनेटली मन का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जानते हैं, देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स कुछ लोगों पे बहुत अच्छा काम करती हैं, और कुछ मेडिसिन्स बहुत से लोगों में वो मेडिसिन्स कोई रिजल्ट शो नहीं करती है, या कुछ मेडिसिन्स बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती कई लोगों पे, एंड देयर आर अदर पीपल जिनमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं उस मेडिसिन के। दिस इज़ अबाउट कॉमन डिजीज़ एंड दिस इज़ अबाउट डिजीज लाइक कैंसर ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं हम एक देखते हैं कि सेम मेडिसिन किसी में इतना अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है और कहीं पे कोई इफेक्ट क्रिएट ना करके बहुत एडवर्स एक्शंस भी क्रिएट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ हमारे सामने आती है, जो हम बोल सकते हैं मे बी जेनेटिक फैक्टर है, कुछ और फैक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट एंड इमोशंस भी इसका एक पार्ट प्ले करता होगा। सो आई से द रिस्पॉन्स ऑफ मेडिसिन इज़ नॉट सेम इन ऑल द पर्सन, it varies from person to person. Same medicine may show a very good response in some person, may or may not show that good response in other person. So that we know कि हम कुछ हद तक एक रिस्पॉन्स को मान सकते हैं मेडिसिन से आएगा, बट एक परसेंटेज ऐसा होता है जो मेडिसिन का रिस्पॉन्स हम कैलिब्रेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ गोइंग टू वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर दैट आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। पीएमसी हिंदी चैनल पे जुड़ने के लिए मैं अपने डॉक्टर मित्रों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार, मैं पीएमसी हिंदी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, और साथ ही साथ बहुत दुआएं भी देना चाहती हूं कि आप इस चैनल के द्वारा आध्यात्म को लोगों तक लेकर जा रहे हैं।
लोगों को आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और मेडिटेशन के बारे में उनकी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्री जी के द्वारा जो ये पीएमसी हिंदी चैनल चल रहा है, इसमें जो ज्ञान और जो नॉलेज लोगों तक बांटी जा रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ इमेंस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, क्योंकि आज हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पीएमसी हिंदी चैनल बहुत खूबी से कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।